हेलो दोस्तों, प्रज्ञान स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है कि ऑप्टिक्स चैप्टर के पार्ट 2 में आ गए हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है कि दूसरा भाग देखने जा रहे हैं आप लोग। और इसके पहले हमने एक भाग बना चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा है। हम लोगों ने पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। फिर परावर्तन के दो नियम देखे। परावर्तन के दो नियम, पहला नियम हमने देखा कि जो आपतित किरण होती है अभिलंब होता है, परावर्तित किरण होती है और ये आपतन बिंदु जो होता है वो एक ही तल में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब भी कोई घटना परावर्तन की होगी तो जो है कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इस पे आधारित हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया। ठीक है, परावर्तन की घटना जब भी होती है तो I बराबर क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, उस पर आधारित हमने बहुत सारे प्रश्नों को भी हल किया जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो एंगल है उसको स्पर्श कोण कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं G, और ये जो एंगल है उसको विचलन कोण कहते हैं। तो अब हम लोग का जो शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें हम लोग विचलन कोण से करने जा रहे हैं कि विचलन कोण क्या होता है और कैसे जो है कि इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए कि आपतन कोण ये है I, R क्या है, रिफ्लेक्शन कोण है R, और G क्या है, स्पर्श कोण है, छूता हुआ कोण भी इसको कहते हैं हिंदी में, और ग्लांसिंग एंगल इसकी अंग्रेजी है। ठीक है, फिर अब हम लोग जो है कि इस पार्ट की शुरुआत करते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। हम लोगों ने माध्यम 2 को दर्पण बना लिया। ठीक है, माध्यम 2 कुछ भी हो सकता है, दर्पण ही नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जो है कि दर्पण मान करके हम लोग इसको सवालों को हल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये दर्पण ही रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट का लेपन कर दिए तो दर्पण हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि ये जो आपतित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है तो माध्यम 2 के सरफेस से परावर्तित होती है। किससे परावर्तित होती है? माध्यम 2 का ये जो सरफेस है, माध्यम 1 अलग करता है, जो ये सरफेस माध्यम 1 को माध्यम 2 से जो अलग कर रहा है, ये सरफेस बीच का सरफेस जो है, उस सरफेस से ये जो आपतित किरण है वो परावर्तित हो जा रही है। आप लोग बेहतर समझ सके उसके लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको ग्लास के तौर पे रखा है और इस पर क्या लेपन कर दिया है, एक सिल्वर नाइट्रेट का लेपन कर दिया। और हमने इससे पहले बताया भी था कि ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि दर्पण के जो तली पर क्या जो है कि लेपन किया जाता है जिससे कि रिफ्लेक्शन अच्छा प्राप्त होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का लेपन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं कि जो ये आपतित किरण है वह एक प्रकाश की किरण वो हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में जाने का प्रयास करती है, ऐसे सीधी रेखा में जाने का प्रयास करती है। लेकिन बीच में क्या आ गया, ये रिफ्लेक्टर आ गया, बीच में रिफ्लेक्टर आ गया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया किरण को इधर साइड में। तो इसका मार्ग ये था, इसका मार्ग कैसा था बच्चों, ये था, लेकिन वह अपने मार्ग से इतना कोण विचलित हो गई और वो चली गई इधर की दिशा में। तो ये जो कोण बना वो डेल्टा बना, उसको विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, विचलन कोण ये जो डेल्टा है ये क्या है, विचलन कोण है। तो अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखो ये क्या है, एक लाइन है, और एक लाइन पर जो बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई एक लाइन हो, उस लाइन पर सभी कोणों का योगफल क्या होगा, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अगर गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये
आप लोगों को पता है। हो सकता है आपको ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा हो, इसलिए हम इसको नीचे लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 अंश होगा। ठीक है, एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सभी जानते हैं। तो अब ये देखिए, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोण हैं? आपतन कोण है आई, और परावर्तन कोण है आर, और विचलन कोण है डेल्टा। तीनों बन रहे हैं, एक रेखा पे बन रहे हैं, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अच्छा, और आई और आर ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कौन सी घटना हो रही है? परावर्तन की घटना हो रही है। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर के, आई बराबर आर। ठीक, आई बराबर आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 अंश। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इसे। तो डेल्टा बराबर क्या है? डेल्टा बराबर आ जाएगा 180 माइनस 2i। ठीक है, एक ये फार्मूला हो जाएगा, ये 180 माइनस 2i। यानी अगर हमको आपतन कोण ज्ञात रहे तो हम विचलन कोण ज्ञात कर सकते हैं कि ये अपने मार्ग से कितना विचलित होगी। ठीक है, और इसी आधार पर i बराबर हम r भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूले यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन तीसरा फार्मूला जो अभी आने वाला है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये अभिलंब है। क्या है? एक अभिलंब है। ये ग्लास के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। यानी G प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा? G प्लस आई बराबर हो जाएगा 90 अंश। ठीक, G प्लस आई बराबर 90 अंश। तो यानी G बराबर आई, G प्लस आई बराबर 90 अंश हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर हम i की वैल्यू क्या निकाल के आ जाएगी? i बराबर 90 माइनस जी आ जाएगा। i बराबर 90 माइनस जी। अब इस i की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, इस i की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर आ जाएगा 180 माइनस 2। i की वैल्यू कितना आई है? 90 माइनस जी की। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस ये 180 हो जाएगा और प्लस 2g हो जाएगा। तो ये 180 से कट जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या आ जा रहा है? डेल्टा बराबर आ जा रहा है 2g। यानी कि विचलन कोण ग्लांसिंग कोण का स्पर्श कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, विचलन कोण ग्लांसिंग कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोगों को 3 चीज़ें इसमें आप लोगों ने देखा विचलन कोण के लिए। विचलन कोण के लिए 3 चीज़ें देखा। पहला देखा कि विचलन कोण जो होता है 180 माइनस 2i होता है, और दूसरा देखा कि विचलन कोण 180 माइनस 2r होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक जो विचलन कोण होता है ग्लांसिंग कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इस पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि आगे देखें। दोस्तों, इस पे आधारित हम लोग एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह से 15 अंश का कोण पर टकराती है। ठीक है, समतल दर्पण की सतह से जो है कि 15 अंश के कोण पर टकराती है। यानी ये कितना अंश का कोण बना रही है? 15 अंश का कोण बना रही है। किसके साथ? समतल दर्पण के साथ में। और आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो I का मान ज्ञात करना, R का मान ज्ञात करना है, और एक चीज़ का और मान ज्ञात करना है। ये किरण अगर इसी रास्ते से चली जाती, लेकिन ये ऐसे विचलित हो गई है डेल्टा,
इसका मान ज्ञात करना है। यानी आपको ग्लांसिंग एंगल दिया है, जी की वैल्यू दे रखी है और आपको ज्ञात करना है आई, आर और डेल्टा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो ये 15 अंश है तो ये कितना अंश हो जाएगा, ये टोटल 90 अंश होता है। तो आई बराबर, ये जी 15 है तो ये 75 हो जाएगा। ठीक, आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। तो ये 75 अंश ये हो जाएगा। और विचलन कोण हम लोग जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है 2g के, ग्लांसिंग एंगल के डबल होता है। तो डेल्टा बराबर ये हो जाएगा 30 अंश के। ठीक है, जी का मान यहाँ पर रख दिए हमने, 15 अंश रख दिया तो 30 अंश आ गया। आंसर ये आ गए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको आप सभी लोगों ने हल कर लिया रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, जिसको कहेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए अगर आपतित हो तो अपवर्तन आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जो ये आपतित किरण है कैसे आपतित हो रही है, उसके लंबवत आपतित हो रही है, यानी ठीक इस तरह से आपतित हो रही है। तो जो परावर्तित किरण होगी वह उसके उसी लाइन से ऐसे आ जाएगी। कैसे आएगी, क्यों आएगी, उसको हम लोग देखते हैं। ऐसे अगर किरण आ रही है और ये परावर्तित होकर के वापस ऐसे जा रही है, उसको कैसे जाती है उसको देखते हैं। तो आपका ये जो आपतित और ग्लास के बीच में जो एंगल बन रहा है, स्पर्श कोण बन रहा है, वो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। ग्लांसिंग कोण कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। आपतित किरण और ग्लास के बीच में जो कोण बनता है उसको स्पर्श कोण कहते हैं या ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 90 अंश का बन रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा, आप लोग जो है कि जानते हैं कि जी और आई की वैल्यू कितनी होती थी। जी और आई की वैल्यू आप लोग इस तरह से पहले जानते थे, ये जी होता था और ये आई होता था, दोनों की वैल्यू मिला करके कितनी हो जाती थी, जी प्लस आई की वैल्यू 90 अंश हो जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें जी प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श कोण और आपतन कोण का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। और चूंकि यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से जो स्पर्श कोण है वो जी बराबर 90 अंश दिया गया है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आपतन कोण बराबर 90, जी की वैल्यू इधर 90 रख कर के इधर कर देंगे तो घट जाएगी। तो 90 अंश में से 90 अंश घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, आपतन कोण 0 अंश आ जाएगा। आपतन कोण का मतलब है, एक आंसर आ गया आपका, आपतन कोण आ गया आई बराबर 0 अंश। और अच्छा, आप जानते हैं चूंकि ये घटना कौन सी हो रही है, परावर्तन की हो रही है घटना, किरण आ रही है फिर उसी माध्यम में लौट जा रही है। ठीक, तो अगर परावर्तन की घटना होती है तो आई बराबर क्या होता है, आर के होता है। परावर्तन की घटना होती है तो आई बराबर आर के होता है, तो आर बराबर परावर्तन कोण भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आर बराबर क्या होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा परावर्तन कोण भी। अब बात आती है विचलन कोण ज्ञात करने की। विचलन कोण क्या हो जाएगा, विचलन कोण का हम लोगों ने भी देखा था, डेल्टा बराबर क्या होता है, 2g, ग्लांसिंग कोण का 2 गुना होता है विचलन कोण। तो विचलन कोण कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर 2 विचलन कोण, जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 90 अंश है, तो 90 बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश। यानी विचलन कोण कितना आ गया, 180 अंश आ गया। तो ये आपके आंसर हैं, क्या है, आंसर। ठीक है, आपसे जो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है। ठीक है, तो ये ग्लांसिंग एंगल कितना बनता है, 90 अंश का बनता है। तो आपतन कोण ज्ञात करना, परावर्तन कोण ज्ञात करना, विचलन कोण ज्ञात करना है, तो ये तीनों आंसर है। आपतन कोण आपका आई बराबर 0 अंश, परावर्तन कोण भी 0 अंश हो जाएगा। और जो
विचलन कोण है वह 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सीखते हैं। इसमें यह है कि अगर जैसे कि ये दर्पण है और इस दर्पण को थीटा अंश के कोण पर घुमा दिया जाए। कैसे घुमा दिया जाए? थीटा अंश के कोण पर घुमा दिया जाए दर्पण को, और तो ये जो परावर्तित किरण होगी 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाएगी। अगर हम जो है कि आपतित किरण को, ये जो आपतित किरण है वो स्थिर रखा जाए, तो जो परावर्तित किरण होगी, मान लो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, अभिलंब ये परावर्तित किरण कितने अंश के कोण पर घूम जाएगी? 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाएगी। ठीक है, दर्पण थीटा अंश के कोण पर घूमेगा, तो परावर्तित किरण 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाएगी। ये हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना करके समझते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक दर्पण है, एक दर्पण, ठीक, और ये दर्पण पर क्या है? अभिलंब है। दर्पण मान लेते हैं, ये दर्पण है, दर्पण पर एक आपतित किरण हो रही है, ये लो, दर्पण पर एक किरण आपतित हो रही है। ठीक है, इसको इंसिडेंस रे कहते हैं, आई आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ से आपतित होने के बाद में आपतन बिंदु से ये क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित किरण आर कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि अगर इसे दर्पण को थीटा अंश के कोण पर झुका दिया जाए, तो थीटा अंश के कोण पर इसको हम लोग क्या करते हैं? झुका देते हैं। ये लो, थीटा अंश के कोण पर कर दिए इसको। ठीक है, दर्पण को हमने क्या कर दिया? थीटा अंश के कोण पर इसको घुमा दिया। दर्पण को थीटा अंश के कोण पर घुमा दिया, तो ये थीटा अंश का कोण पे इस दर्पण को घुमा दिया, तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल है वह नॉर्मल भी थीटा अंश के कोण पर घूम जाएगा। ये नॉर्मल भी कितने अंश के कोण पर? थीटा अंश के कोण पर घूम जाएगा। यहाँ आ जाएगा, यहाँ था एन, यहाँ आ गया। और ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण कितने अंश के कोण पर घूम जाएगी? परावर्तित किरण 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाएगी। ठीक है, ये परावर्तित किरण यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, परावर्तित किरण, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखा गया है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि अगर जो है दर्पण थीटा अंश के कोण पर घूमता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाती है, जब जो है कि आपतित किरण को स्थिर रखा जाता है तो। ठीक है, और दर्पण को थीटा अंश के कोण पर घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण क्या करती है? 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाती हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आधारित हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों, तो अब हम लोग इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने देखा कि अगर दर्पण को थीटा अंश के कोण पर जो है कि झुकाया जाए, अवनत किया जाए, तो जो है कि परावर्तित किरण 2 थीटा अंश के कोण पर घूम जाती है, जब जो है कि आपतित किरण क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो देखिए, इसमें प्रश्न में कहा गया है यदि दर्पण को 10 अंश के कोण पर घुमाया जाए, दर्पण को 10 अंश के कोण पर घुमाया जाए और आपतित किरण को स्थिर रहे, आपतित किरण स्थिर रहे, तो परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी? तो 10 का दूना 20, यानी कि ये 20 अंश के कोण पर परावर्तित किरण घूम जाएगी। एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर ये प्रश्न था। उसके बाद दूसरा प्रश्न में देखिए कि आपतित किरण अगर स्थिर रहती है और परावर्तित किरण 60 अंश के कोण पर घूम जाती है। अब की बार इसने दे दिया कि परावर्तित किरण जो है कि 60 अंश के कोण पर घूम जाती है, तो दर्पण कितने अंश के कोण पर घूमा होगा? तो दर्पण जाहिर सी बात है कि इसके आधे अंश के कोण पर घूमा होगा,
तो यानी कि 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो 60 का आधा 30 यानी ये 20 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के जो है कि सिंपल क्वेश्चन जो है कि पेपरों में आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर जो है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे हों, कैसे रखे हों, 90 अंश के कोण पर रखे हुए हों, तो जो निर्गत किरण होगी, निर्गत किरण वह आपतित किरण और निर्गत किरण ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे एक दर्पण ये है, समतल दर्पण एक, और एक समतल दर्पण ये है, एक दूसरे से कैसे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो ये आपतित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है। समतल दर्पण एक से टकरा करके ये किरण क्या हुई, परावर्तित हो रही है, और समतल दर्पण दूसरे के लिए ये फिर से आपतित हो रही है। यहाँ से जो किरण आ रही है इस समतल दर्पण 2 के लिए, ये वाली जो किरण है जो पहले दर्पण के लिए परावर्तित किरण थी, अब ये दूसरे दर्पण के लिए क्या है, आपतित किरण हो रही है। यहाँ से ये ऐसे फिर निकल रही है बाहर की तरफ, निर्गत हो रही है। तो इस वाली किरण को इमर्जेंट रे, निर्गत किरण कहते हैं। और ये जो किरण आ रही है इस पहले दर्पण पर पड़ रही है, इसको आपतित किरण कहते हैं। और ये वाली जो किरण है वह पहले दर्पण के लिए परावर्तित किरण है और दूसरे दर्पण के लिए कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आप लोग का मेन बात इसमें यह है कि अगर दर्पण जो है कि एक दूसरे के लंबवत रखे गए हों तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि दो किरणों को समांतर कैसे किया जाएगा। तो अगर समतल दर्पण 2 ले लिए जाएं और उन दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो इस पर अगर एक किरण लाएंगे, इस दर्पण पे लाएंगे, तो जो दूसरे दर्पण से टकरा करके जो किरण निकल के जाएगी वो आपतित किरण के समांतर होगी। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों, अब हम लोग दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। जब दर्पण जो हो एक दूसरे से कितने अंश के कोण पर हो, 60 अंश के कोण पर हो। ठीक है, अगर दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर हो और आप जो किरण भेज रहे हो दर्पण पर, इस वाले दर्पण के या किसी एक दर्पण के समांतर में हो। ठीक है, आप अगर जो है कि आपतित किरण भेज रहे हो और वह किसी दर्पण के क्या हो, समांतर में हो, तो क्या होगा, तो देखिए इसके समांतर में होगा तो निर्गत किरण होगी वो दूसरे वाले दर्पण के समांतर में होगी। अगर आपने इसमें भेजा तो यहाँ से निर्गत होगी, तो वो ये वाली जो किरण होगी इस दर्पण के समांतर हो जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं? तो ठीक है, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर दो दर्पण हैं, दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से कैसे हैं, 60 अंश के कोण पर हैं, तो 60 अंश के कोण पर होना उनका जरूरी है। 60 अंश के अगर कोण पर हैं तो आपतित किरण जो अगर जो है कि दर्पण किसी दर्पण के समांतर में है तो निर्गत किरण दूसरे वाले दर्पण के समांतर में होगी। ये जो निर्गत किरण है वो इस वाले दर्पण के समांतर में होगी। अगर आपतित किरण इस वाले दर्पण के समांतर में है तो निर्गत किरण दूसरे वाले दर्पण यानी इस वाले दर्पण के समांतर में हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये भी एक स्पेशल केस है। पहले वाले केस में आपने क्या देखा था कि जो है, पहले वाले केस में आपने देखा था अभी इससे पहले कि दर्पण कैसे होते थे, जब एक दूसरे से लंबवत होते थे, दर्पण लंबवत होते थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर किरण इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है और ऐसे निकल रही है, तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण जो है कि एक दूसरे से समांतर होती थी। ठीक, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से समांतर होती थी,
पहले वाले केस में आपने इस चीज़ को देखा था। और दूसरे वाले केस में क्या देख रहे हैं कि अगर दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर हैं, तो अगर आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर है तो निर्गत किरण दूसरे वाले दर्पण के समांतर में होगी। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। दोनों केस